दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिद्धिपथ पर। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम लोग स्वर पर चर्चा कर रहे थे। उसके विशेष रूप से 3 आयाम हमने पिछली कक्षा में अपनी पढ़े थे, और अब जो शेष 3 आयाम हैं उन पर आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो पिछली कक्षा में हमने आयाम देखे थे, उसमें विशेष रूप से हमने देखा था, अगर कहा जाए तो हमने देखा था उसमें पिछली कक्षा में, जिसमें हमने उच्चारण की मात्रा के आधार पर उच्चारण काल, यानी जो प्रोनाउंसिएशन का पीरियड रहता है उसके आधार पर स्वरों को विभाजित किया था। फिर मुख द्वार के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताया था ओपन एंड क्लोज ये बताया थे कि ओपन स्वर कौन से होते हैं, जिसको विवृत और संवृत स्वर बोलते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से होंठों के आधार पर। जो हमारे होंठ होते हैं, तो होंठों के आधार पर स्वर की चर्चा करेंगे। तो ये हमारा चौथा डायमेंशन होगा, ठीक है। क्योंकि जीभ के आधार पर भी हमने देखा था, उसके बाद मुख द्वार के आधार पर देखा था, यानी मुख खुलने के आधार पर, फिर उच्चारण काल के आधार पर। अब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि होंठों के आधार पर स्वर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। इसको अगर देखें तो हम 2 रूपों में बांटते हैं। पहला होता है व्रतमुखी। ये व्रत फास्ट वाला नहीं है। फास्ट वाला व्रत ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए, फास्ट वाला व्रत ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये व्रत सर्कल वाला व्रत है। व्रतमुखी और अव्रतमुखी स्वर। अब व्रतमुखी स्वर क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो हमारे होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं। होंठ कैसे हो जाते हैं? जो गोल हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं व्रतमुखी स्वर। जैसे ऊ, आप बोल के देखिए, ऊ, फिर बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ। ये क्या है? ये सब व्रतमुखी स्वर हैं। जैसे आप बोलेंगे, आप प्रयास करके देखिए, जब बोलिए तो इसमें मुंह क्या हो जाएगा आपका? गोल हो जाएगा। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। और ऐसा ही अगला डायमेंशन अपना है, वो है अव्रतमुखी स्वर का। तो अव्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने पर जो या उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं होता। जैसे आ करेंगे तो क्या मुंह गोल हो रहा है? नहीं, मुंह फैल रहा है। फिर बड़ा आ, ठीक है। इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। ए में गोल हो रहा है मुंह क्या? ये मुंह गोल तो नहीं हो रहा है इन सब में। तो जिनमें मुंह गोल हो जाता है उनको व्रतमुखी, और जिनमें मुंह गोल नहीं होता है उसको अव्रतमुखी स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपकी? तो ये मुंह के आधार पर हो गए। अब हम अगला एक और इसका डायमेंशन है, उस पर चर्चा करेंगे। वो है क्या? कि हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर जो हवा है, जो हमारी नाक या मुख, जो भी कहिए, मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो हम स्वरों को यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर, और दूसरा बोलते हैं निरनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं?
और निरनुनासिक कौन से होते हैं ये भी यहाँ पर जान लीजिए कि जो अनुनासिक स्वर होते हैं जिनमें हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, याद रखिए। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु मतलब पीछे पीछे, अनु मतलब पीछे, जैसे अनुराग, राग के पीछे जो प्रेम होता है, भाव आता है, उसको अनुराग बोलते हैं। वैसे अनु और नासिक, नासिक का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, नासिक मतलब नाक, नासिका। तो ऐसे स्वर जिनमें हवा जो हमारी है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी बहुत सिंपल है, बोल के आप देख लीजिए। जो स्वर ऐसे हैं जैसे अंग, आंग, इंग, ये क्या है? ये क्या है? अनुनासिक, जिनमें नाक से हवा निकलती है। जैसे अंग क्या है? अंगूर, अंगूर में क्या है? अनुनासिक। जैसे आंग, आंग जैसे आंगन। जैसे ईंग, जैसे ईंग, ईंग जैसे ईंट, ईंट है। तो इन सब में क्या होता है कि हवा हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो इस वजह से इनको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा वो होता है अनुनासिक। अब इसको भी समझ लीजिए। पहले जब आप अर्थ समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को रटने की ज़रूरत ना पड़े, बस चीज़ों को समझ लीजिए इस तरीके से, जो एग्ज़ाम में चाहे जिस तरीके से घुमाए। भाई आप इधर से पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है। आप उसको उस रूप में घुमा करके तोड़ के पूछोगे, वो भी मुझे मालूम है। तो निरअनुनासिक का अर्थ होता है, यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। निर प्लस अनु प्लस नासिक। कौन कौन से शब्द हो गए? नासिक। तो अनुनासिक का मतलब हमने क्या देखा था? जो जिनमें जो हमारी वायु है वो नाक के साथ साथ, वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, वो अनुनासिक हो गए। और लेकिन निरनुनासिक वो हुए जिनमें वायु जो है वो हमारे विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मुंह से ही निकले। जिनमें वायु हमारे मुंह से निकले उनको हम बोलेंगे निरनुनासिक। क्या बोलेंगे? निरअनुनासिक। यहाँ पर इसका उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे, और ज़्यादातर स्वर क्या हैं? वो क्या है? निरअनुनासिक हैं। जैसे अ, बड़ा आ, ई, ये सब क्या है? निरअनुनासिक है। इनमें जो हवा है या वायु है वो हमारी मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। क्लियर हो गया? समझ गए होंगे मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरीके से, कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं और निरअनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब इसमें एक और डायमेंशन आपके लिए विशेष रूप से बचा है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैसे अभी वर्णमाला के और जो क्लासेस होंगी उनमें मैं और आपको विस्तृत रूप से उनको समझाऊंगा। वो होता है आपका घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, घोषत्व जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते होंगे शायद। घोषत्व, ये घोष बाबू नहीं है, बंगाली बाबू घोष के बारे में आपने सुना है? घोष, इसी से बना है घोषणा। घोषणा की जाती जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, घोषणा। तो यही मूल शब्द है, रूट शब्द है। तो यानी घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो यह मूल रूप से क्या होता है कि दो रूपों में बटा होता है, या 2 भागों में बांटा जाता है। सघोष, अभी मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, अगली विस्तृत जो कक्षाएं होंगी उनमें सब मैं आपको डिफरेंस के साथ में, उदाहरणों के साथ में बताऊंगा। और अघोष, सघोष और अघोष। यानी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सघोष है और कौन सा अघोष है। घोष समझ गए? घोष मतलब होता है किसी कोई चीज़ जब घोषणा करते हैं या बोलते हैं तो उसको घोष बोलते हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? घोष। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम वर्णमाला देखते हैं तो सघोष मतलब जिसमें घोषणा की जाए, यानी जिसमें एक तरीके से स्वर तंत्रियाँ जो हैं उनमें हमारे कंपन हो तो उनको सघोष बोलेंगे। और जिनमें
जब हम बोलते हैं तो जो स्वर तंत्रियाँ जो गले में होती हैं ना, आप प्रयास करके देखिए, उनमें जब कंपन नहीं होता है तो उसको अघोष बोलते हैं। क्लियर हो गया? सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है? क्लियर हो गया? इसमें आप देखिएगा कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है जिसमें वर्ग हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये वर्ड हैं। ठीक, तो इसमें जो पहली दो ध्वनियाँ होती हैं दो, और अंतिम तीन ध्वनियाँ होती हैं। जो पहली ध्वनियाँ होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? पहली जो दो ध्वनियाँ होती हैं वो हमेशा होती हैं आपकी अघोष ध्वनियाँ। कैसी होती हैं? अघोष। आप बोल के देखिए, क, ख, कोई इसमें जोर लग रहा है? नहीं लग रहा है। जबकि जब हम बोलेंगे घ, ग, घ, अंगा, तो क्या होगा? इसमें जोर लगता है, तो इसलिए सघोष ध्वनियाँ हो गई। सघोष ध्वनियाँ कौन सी हो गई? जिनमें हमको बोलने में ताकत लगे, घोषणा करनी पड़े, ज़्यादा ताकत लगे, और अघोष जिनमें हमको ताकत न लगे। तो ये ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं बता दूंगा। क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 यानी कोई भी बात शुरू कैसे होती है? अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? आ से। तो यानी शुरू के जो हैं वो कैसे हो गए? अघोष। और जो लास्ट के हैं 3 वो सघोष हो गए। यानी 12 345 का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सघोष अघोष समझ जाएंगे। अघोष यानी पहले जिसकी शुरुआत हो रही, यानी 1 2, पहले आ की शुरुआत, तो यहाँ से 1 2 से की शुरुआत, वो अघोष हो गई, और बाद की ध्वनियाँ जो हो गई सघोष हो गई। क्लियर हो गया आप लोगों का? बस इसमें थोड़ा आपको मैं जो है 2-3 मिनट के अंदर और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक पॉइंट और इसमें बताना है, फिर इसके बाद और अगली कक्षा जो होगी उसमें मैं और विस्तृत रूप से आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को रटे नहीं, समझ लें। क्योंकि रटना इतना पड़ा है, आप रटते रहेंगे तब तो पता लगा। जीएस इतना रटना है आपको, जो है फॉर्मूलेज इतना रटने हैं, तो फिर चीज़ें ही रटते रह जाएंगे। करंट पूरा पढ़ना है, रटना है। तो इस वजह से रटने के बजाय आप लोग कोशिश करिए हमेशा समझने की, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को समझाता रहूं, रटाता नहीं रहूं। जिससे और समझाने में क्या होता है कि जब भी नए क्वेश्चन बनाता है तब आप उस रूप में दूसरों की तुलना में कैपेबल होते हैं सॉल्व करने के लिए, और जो लोग रटे हुए होते हैं वो तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके हार मान के बैठ जाते हैं। अगला एक और प्रकार है, लास्ट प्रकार है, जिसको हम बोल सकते हैं 7वां टाइप है, जो है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण आप लोग नहीं जानते हैं। प्राणत्व जानते हैं? प्राण का अर्थ प्राण चलेगा ये तो जानते हैं, लेकिन प्राण का मूल अर्थ होता है वायु। प्राण का मूल अर्थ होता है हवा या वायु। ठीक, प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। ठीक, हवा या वायु। अब वायु को के बारे में जानते हो? वायु नहीं जानते होंगे। हवा और वायु में क्या अंतर होता है? आप लोग मुझे बताइए अगर जानते हैं। वायु जो होती है हमेशा ऊर्ध्व रूप में चलती है, और हवा जो है क्या, क्षैतिज रूप में चलती है। जो हमको फील होती है, रोज चलती है, ये हवा है। और जो ऊर्ध्व रूप में चलती है वो वायु है। जैसे योग करते हैं तो वो प्राण वायु ऊपर आती है, प्राण वायु नीचे आती है, तो ये इसको वायु बोलते हैं। और हवा जो हमको लगती है, फील होती है, वो हवा है। क्लियर हो गई चीज़ें? ये टॉपिक का नहीं था संदर्भ इसका, लेकिन फिर भी जो है जानना आपके लिए ज़रूरी था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर विशेष रूप से देखा जाए तो प्राणत्व के आधार पर अगर ये स्वर होते हैं, ये भी इसमें भी 2 रूप होते हैं। अल्प प्राण यानी अल्प मतलब छोटा, और महाप्राण। महाप्राण कौन कौन शब्दों से? महा प्राण से बना है, अल्प उपसर्ग है, प्राण मूल शब्द है। इसमें वैसे ही महा उपसर्ग है और प्राण मूल शब्द है। तो हम देखेंगे अल्प प्राण जो शब्द है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। अल्प प्राण का अर्थ हुआ कि जिन व्यंजनों के जो ये खासकर विशेष रूप से व्यंजन के संदर्भ में भी जो है देख सकते हैं कि जब हमारी विशेष रूप से जो हवा है
वो क्या होती है, मुख से हवा जब कम निकलती है तो वो अल्प प्राण होते हैं, और मुख से हवा जब ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये विशेष रूप से व्यंजन के, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसमें संक्षेप में चर्चा कर देता हूँ, लेकिन ये व्यंजन के रूप में विशेष रूप से जब क्लासेस होंगी तो उस पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। तो ये स्वरों के संदर्भ में, जैसे जिनमें हमारी हवा कम निकलती है स्वरों के उच्चारण में, वो अल्पप्राण कहे जाते हैं, और जिनमें हमारे उच्चारण के क्रम में हवा अधिक निकलती है मुँह से, तो वो महाप्राण ध्वनियाँ कही जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हम लोग यही इतनी चर्चा करते हैं, और अगली जो क्लास होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से व्यंजनों की। अभी तक हमने किसकी चर्चा की, स्वर की, स्वर से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं ये मैंने चर्चा की। साथ ही साथ स्वर से जुड़े जितने भी आयाम हो सकते थे उन पर चर्चा की। अब अगली जो क्लास होगी हमारी तो व्यंजन की होगी, जिसमें व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में किया जाता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा होगी। चूँकि अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखे होंगे अपनी परीक्षाओं के, तो उसमें देखिए कि जो अब एसआई के जो एग्ज़ाम्स में पेपर्स पूछे जाते हैं और इससे पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा था, तो उसमें पैटर्न में एक चेंजमेंट आया है। पहले के प्रश्न बहुत आसान होते थे, अब प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो इस वजह से आप हर स्थिति में तैयार रहें, और ये चीज़ें तभी होगी जब एक अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ करके रखेंगे। अगर आप रटे होंगे तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसे नए प्रश्न बनाएगा तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए, समझ करके पढ़ने की कोशिश करिए। और मेरा प्रयास है, मैं इन क्लासेस के माध्यम से आपकी हिंदी ऐसी दुरुस्त करा दूंगा। बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कहिए कि फिर प्रैक्टिस नहीं की और आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई तब नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक चीज़ें हैं, कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति है, कैसे बदल रहे हैं, कौन कौन सा स्तर है, इन सब पर हम लोग जो है अपनी क्लासेस में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं इतना करा दूंगा कि आपके हिंदी में ये मान के चलिए 35 से 38 प्रश्न सही हो जाएंगे, अगर आपने क्लासेस कर ली प्लस उसको पढ़ लिया अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस कर ली। तो हिंदी के मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 35 से 38 प्रश्न आपके सही होंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।